विद्युत धारा की परिभाषा लिखी है और इसका एसआई मात्रक, और इसके बाद में फिर इसके एसआई मात्रक की भी परिभाषा हम देखेंगे। तो धारा जो है वो आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं, आवेश बटे समय। तो बस यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, आवेश बटे समय मतलब आवेश के प्रवाह की दर, जब दर लिखते हैं मतलब आप समय के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं। तो किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। अब ये कैसे, एम्पियर को कैसे हमने परिभाषित किया, इसको हम देखते हैं कि जो धारा का एसआई मात्रक है वो होगा आवेश का एसआई मात्रक बटे समय का एसआई मात्रक, क्योंकि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। अब आवेश का एसआई मात्रक कौन है? कूलाम है। समय का सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड होता है एम्पियर। तो इस दृष्टि से अगर आप एम्पियर को परिभाषित करेंगे तो किसी भी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। क्लास 12th फिजिक्स, धारा और अनुगमन वेग में संबंध या फिर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन या करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हम निकालेंगे। देखिए क्या रिलेशन है ये। अभी सबसे पहले हमें अनुगमन वेग को समझना चाहिए कि अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। कि जो बाहरी विद्युत क्षेत्र अगर हम लगाते हैं तो बाहरी विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ सेल या बैटरी से लगाया, तो ये जो चालक है, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सपोज ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि चालक में एक नियत औसत वेग से गति करने लगता है इस बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो नियत औसत वेग से गति करता है, इसके वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मान जो है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो उसके प्रभाव में जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, चालकों में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक नियत औसत वेग से गति करता है और वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत करता है। विद्युत क्षेत्र देखिए इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस तरफ है। तो वो जो मूवमेंट करता है, वो जो गति करता है, वो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, उसको उसका अनुगमन वेग कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब आपको रिलेशन देना है धारा और अनुगमन वेग में, बाद में हम करंट डेंसिटी की बात कर लेंगे। तो धारा और अनुगमन वेग में हमें संबंध निकालना है। तो देखिए मैं आपको इसके लिए एक आइडिया बताता हूं कि आपको अगर धारा पर जाना है तो धारा होता है आवेश बटे समय, मतलब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हमें पहले आवेश निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपको आवेश निकालना पड़ेगा तो आवेश के क्वांटीकरण से हम जानते हैं कि Q = Ne, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेंगे जो इस चालक में से बह रहे होंगे, तभी आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर पाएंगे तो आपको कुल आवेश निकल कर आएगा। तो मतलब अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस चालक में से जाने वाले, ठीक है, इसके पूरे आयतन में से जाने वाले, मतलब अब इसका आयतन भी आपको निकालना है चालक का, ठीक है। तो यहाँ यहीं से हम शुरुआत करेंगे। हमें कई बार ये पता नहीं होता हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें शुरू करना है कि हमारे पास में PQ एक चालक है और इसकी लंबाई L है। हमने इसकी लंबाई को L माना और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को है, इसकी मोटाई जिसको हम कह रहे हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने A मान लिया है, ठीक है। तो इसका फिर आयतन क्या बनकर आने वाला है? AL बनेगा। तो इसका आयतन हो गया AL, ठीक है। अभी आयतन AL कैसे हुआ कि लंबाई गुणित क्षेत्रफल, तो ये आपका आयतन बन जाएगा। तो इसके आयतन को हमने ले लिया है AL मोटे तौर पर। तो अब इसका आयतन हो गया AL, ठीक है। अब जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि चालक के प्रति एकांक आयतन में, सपोज एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन सपोज स्मॉल n है, एक आयतन में है ना, यूनिट वॉल्यूम में। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है, तो इसके पूरे आयतन में कितने होंगे? इस आयतन का इसमें गुणा हो जाएगा। तो पूरे आयतन में आपके पास में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaL, गुणा हो गया, ठीक है। तो ये चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए NaL। अगर इसमें आवेश का गुणा कर देंगे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अगर गुणा कर दें तो इस पूरे चालक पर आवेश निकल कर आ जाएगा, है ना। तो यही हमें क्यों निकालने की हमारी जो प्लानिंग थी वो यही थी कि हम पहले आयतन निकाल लें, फिर एकांक आयतन में हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n मान लेंगे, तो ये आपका चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL। तो जब भी आप कोई भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
फिजिक्स में। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा आपको निकालना क्या है। आपको पहले धारा लेकर चलना है, तो धारा आवेश बटे समय होती तो आवेश निकालना पड़ेगा। आवेश के क्वांटीकरण से आवेश Q इक्वल टू एन ही होता है, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेंगे इस पूरे चालक में से जाने वाले। तो फिर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन सपोज स्मॉल एन है, तो पूरे चालक में से तो उसके वॉल्यूम का उसमें आयतन का गुणा करना पड़ेगा, तो आयतन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आयतन से स्टार्ट करने के लिए फिर लंबाई और क्षेत्रफल से शुरुआत करना पड़ेगी। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। तो PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इसका आयतन हो गया AL। तो चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N, तो चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं NaL, मतलब इसका एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है उनका गुणा हो गया इसके आयतन में, तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन हो गए NaL। अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि चालक पर आवेश Q इज इक्वल टू हो गया, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा करना है स्मॉल ई का, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा NaLe। यहाँ E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए Q इज इक्वल टू ये पूरा N हो गया और ये स्मॉल ई, मतलब इसको अगर आप कैपिटल N मान ले, इसको NaL को कैपिटल N मान लीजिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पूरे चालक में NaL, और ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। यही आवेश का क्वांटीकरण है। तो ये यहाँ चालक पर आवेश की मात्रा निकल गई आपकी Q इज इक्वल टू NaLe। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश तो निकल गया, लेकिन धारा होती है, धारा लेके चल रहा ना करंट, तो यह होता है आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह की दर, तो टाइम निकालना है। तो ठीक है, अब आप क्या करिए, टाइम निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपकी L दिखाई दे रही है, ठीक है, चाल आपका ये अनुगमन वेग हो सकता है, ठीक है Vd, लेकिन ये कब होता है, जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र को लगाते हैं। तो अब आप यहां पर लाइन लिखेंगे, चालक के सिरों पर आपने अगर विद्युत क्षेत्र लगाया तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अगर Vd हो तो इलेक्ट्रॉन को L दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा दूरी बटे चाल से। क्या हो जाएगा, देखिए आप अगर समय को t मानते हैं तो दूरी हमारी हो गई L और चाल हो गई Vd, तो L/Vd। यही मैंने आपको भी बताया था कि देखिए आवेश और ये निकल गया समय, आवेश बटे समय ये हो जाएगी आपकी धारा, और ये चूंकि देखिए समय के अंदर ही आपका अनुगमन वेग भी आ गया है, तो रिलेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, अब Q हमारे पास अवेलेबल है, T हमारे पास अवेलेबल है, तो हमको जस्ट आप करंट निकालना है। तो चालक में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू हो गया Q/T, Q की वैल्यू NaLe और T की वैल्यू है L/Vd। L से L कैंसिल होने वाला और Vd आपका ऊपर निकल कर जाने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा L से L कैंसिल हुआ, तो I इज इक्वल टू हो गया NaE तो है ही और Vd ऊपर चला गया, तो NaeVd। और यही आपका देखिए I धारा है और Vd आपका अनुगमन वेग है। धारा और अनुगमन वेग का संबंध तो निकल गया। अगर आप धारा घनत्व चाहते हैं तो इस A को इस I के अपान में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा I/A, तो I/A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NeVd। और I/A को हम जानते हैं धारा, एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली जो धारा होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट हमारा जो धारा है वो अदिश राशि है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है धारा घनत्व सदिश राशि है, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली धारा है। तो I/A हो गया और एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली धारा हो गई है I/A, ठीक है ना। तो ये A इसके अपान में कर दीजिएगा, तो I/A होता है हमारा J, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। तो ये आपका J हो जाएगा NeVd। अब इस प्रकार ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया J और Vd में, ये I और Vd में था, ये J और Vd में हो गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वीं विज्ञान के अंदर और 12वीं फिजिक्स के अंदर। क्या है ओम का नियम? जैसे कोई भी बंद विद्युत परिपथ है, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि एक बंद विद्युत परिपथ है और इसमें एक ये जो धातु का तार मान लीजिए यहाँ लगाया गया है, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा, यहाँ पर V आपको दिखाई दे रहा होगा रेड में, तो ये इसके सिरों पर विभवांतर है, ये इसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अगर कोई बंद विद्युत परिपथ है और उसमें कोई धातु का तार इस तरीके से लगा रखा है, तो उसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। उस समय धातु के तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि बदलना नहीं चाहिए। तो क्या है ओम का नियम कि V जो है वो I के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब इस बंद विद्युत परिपथ में ये जो धातु का तार है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है V, वो उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा।
अब इसमें अगर आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटा देंगे तो ये बराबर लगकर एक कांस्टेंट आ जाएगा आर, तो वी बराबर हो जाएगा आर आई, जहाँ आर को हम कहेंगे कि ये जो आर है ये क्या है आपका चालक का या जो भी आप तार दे रखे हैं उस तार का प्रतिरोध है, और ये ओम के नियम का हमारा सूत्र बन जाता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर एग्जाम में पूछते हैं तो हमें इसे लिखना चाहिए। अब यहाँ से कक्षा 10वीं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे वहाँ पर कुछ रूढ़ चिन्ह आते हैं, संकेत बनाने के लिए आते हैं, तो इस चित्र को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कई सारे संकेत आपके तैयार हो जाते हैं। जैसे एक ये बैटरी का संकेत हो जाता है, दूसरा ये वाला बंद कुंजी का संकेत हो जाता है जिसमें ऐसे आप दोनों तरफ से कोष्टक लगाकर एक बिंदु लगा देते हैं बीच में। ये आपका तीसरा वाला जो है ये धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोधक का आपका रूढ़ चिन्ह हो जाता है। ये आपके वोल्ट मीटर का रूढ़ चिन्ह हो जाता है वी वाला, और ये आपका ए वाला जो है वो अमीटर का हो जाता है, आर वाला प्रतिरोधक का हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे, ये प्रतिरोधक हो गया और ये अमीटर, तो देखिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस अकेले चित्र में 6 रूढ़ चिन्ह भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो एग्जाम के लिए आपके 2 प्रश्न यहाँ से बनकर तैयार हो रहे हैं। और इस ओम के नियम की सीमाएं क्या है कि आप बार बार धातु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यह नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। और यहाँ देखिए कंडीशन लिखी है कि धातु के तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, मोटाई और उसका पदार्थ अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो ये इसकी सीमाएं भी हो जाएगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। धन्यवाद बच्चों, आज हम प्रतिरोध और उसकी निर्भरता पर चर्चा करेंगे कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। बच्चों, हम जानते हैं कि ओम के नियम से यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे उसकी विमाएं, लंबाई, मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं, ताप अगर न बदले तो उसके सिरों पर जो हम विभवांतर लगाते हैं वो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उन दोनों का एक नियत अनुपात होता है, और उस अनुपात को ही हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर हम किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित कर दें और उसमें प्रवाहित धारा आई हो, जैसे यहां हमने एक चालक तार लिया है और इसमें हम विभवांतर इस तार में आरोपित कर रहे हैं और चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई है, तो ओम के नियम से V अपान आई इज इक्वल टू होता है R, जहां R क्या है बच्चों, ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक बनता है वो V के मात्रक और I के मात्रक का अनुपात होता है। तो V का मात्रक हमारा वोल्ट है और I का हमारा मात्रक है एम्पियर। V विभवांतर है जिसका मात्रक वोल्ट, और I विद्युत धारा है जिसका मात्रक एम्पियर है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम बोलते हैं ओम। तो इस प्रतिरोध का जो हमारा मात्रक है वो बच्चों होता है ओम। तो ये जो हमारा ओम का नियम है V अपान आई इज इक्वल टू R, इसमें R जो है ये हमारा प्रतिरोध है। और बच्चों, प्रतिरोध जो है एक बाह्य कारक होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। अब हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए ये चालक तार है, तो इस चालक तार का प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करेगा, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जो प्रतिरोध हमारा है वो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चालक तार की जो लंबाई है इस पर निर्भर करता है। किस प्रकार करता है, उसके लिए हमने एक परिपथ तैयार कर लिया है। देखिए यहां हमने एक बैटरी लगा दी है। बैटरी बच्चों आप जानते हैं किस तरह से बनती है, सेलों के संयोजन से हमने बैटरी तैयार कर ली है। ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है। ये हमने कुंजी लगाई हुई है जहां से हम इस परिपथ को पूर्ण करते हुए ऑन ऑफ करेंगे। ये हमारा अमीटर है और आप जानते हैं अमीटर क्या करता है, विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है कि कितने एम्पियर की या मिली एम्पियर की धारा इस परिपथ में बह रही है। यह हमारा वो जो चालक तार है, ये नाइक्रोम का तार हो सकता है, कॉपर का तार हो सकता है, ये हमने लिया है। और ये हमारे कनेक्शन वायर्स हैं। और इस तरह से हमने ये, जब हम इस कुंजी के प्लग को लगाते हैं तो ये परिपथ में आई धारा यहां से प्रवाहित होती है।
अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमने चालक तार लिया है इसकी लंबाई पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है। तो बच्चों ये हमने एक नाइक्रोम का L लंबाई का तार मान लीजिए यहां A और B के बीच में लगाया, और उसके बाद में हमने इस परिपथ में देखा इस अमीटर की रीडिंग को, अर्थात हमने परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया। क्या किया हमने? सबसे पहले L लंबाई का एक तार यहां A और B के बीच में लगाया और अमीटर की रीडिंग को पढ़ा। ये हमने नाइक्रोम का L लंबाई का तार लिया था, यहां देखिए नाइक्रोम का L लंबाई का तार ये इस जगह लगाया गया और हमने इस परिपथ की रीडिंग, अब इसमें अमीटर की रीडिंग को पढ़ लिया परिपथ में, जिसने हमें इस विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मान बता दिया। अब हमने इस तार को रिप्लेस किया, L लंबाई के तार को हमने रिप्लेस किया इसी नाइक्रोम के 2L लंबाई के तार से बच्चों। तो अब यहां ये हमने अपने प्रयोग में 2L लंबाई का तार यहां लगाया है, और बच्चों फिर हमने इस अमीटर की रीडिंग को नोट किया। बच्चों जो हमने पहले L लंबाई का तार लेकर अमीटर की रीडिंग देखी थी और फिर 2L लंबाई का तार लेकर अमीटर की रीडिंग देखी, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। हमने पाया कि जो अमीटर की रीडिंग पहली बार में जितनी आई थी, मतलब विद्युत धारा पहली बार में जितनी आई थी, दूसरी बार में वो रीडिंग घटकर आधी रह गई। मतलब हमने जब L लंबाई का तार लिया तो कुछ रीडिंग अमीटर में आई थी, विद्युत धारा का कुछ मान आया था, और जब हमने 2L लंबाई का तार यहां लिया इसकी जगह, मतलब तार की लंबाई को हमने दुगुना कर दिया, तो हमने पाया कि जो विद्युत धारा का मान था वो आधा रह गया। तो बच्चों इससे हमने एक निष्कर्ष निकाला कि I बराबर तो है V/R, अगर I यहां ले ले तो ये V/R होता है, या V/I इज इक्वल टू R है। तो निश्चित ही जब विद्युत धारा आधी रह जाएगी तो प्रतिरोध दुगुना होगा। तो हम समझ गए कि जब हमने L लंबाई के प्लेस पर 2L लंबाई का उसी पदार्थ का तार लिया, चालक तार लिया, तो हमने देखा कि उसका जो प्रतिरोध है वो दुगुना हो गया। तो हम समझ गए कि चालक तार की अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं, L लंबाई के चालक तार की जगह 2L लंबाई का तार या कोई और बढ़ी हुई लंबाई का तार ले लें, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो बच्चों हमने पहली बात यह सीखी कि किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, R अनुक्रमानुपाती L। अगर हम L इस चालक तार की लंबाई लेते हैं तो प्रतिरोध R समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा इस लंबाई L के, अर्थात लंबाई बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब हम बच्चों अब दूसरी बात करते हैं। हम लेते हैं चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को देखते हैं, अर्थात उस चालक तार की मोटाई को देखते हैं कि क्या मोटाई में परिवर्तन कर देने से प्रतिरोध पर कोई फर्क पड़ता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक नाइक्रोम का जो हमारा पतला तार था L लंबाई का, जिससे हमने अमीटर की रीडिंग ली थी यहां पहली बार में, अब हमने क्या किया कि नाइक्रोम का उसी लंबाई का तार लिया, लेकिन कुछ मोटा या थिकर वायर हमने लिया है इस तरह से, मतलब लंबाई दोनों की समान है परंतु वायर हमने इस बार ले लिया मोटा, और फिर हमने इस अमीटर की रीडिंग को देखने का प्रयास किया। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस अमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है, मतलब विद्युत धारा का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है मोटा तार लेने पर। तो निश्चित रूप से प्रतिरोध कम हुआ है। तो बच्चों हमने पाया कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अगर हम यहां बढ़ा देते हैं, मतलब पतले तार की जगह हम मोटे तार का उपयोग करते हैं, तो हमारा प्रतिरोध घट जाता है और हमारा अमीटर जो है ज्यादा रीडिंग देने लगता है। तो हमने सीखा
कि चालक का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमने यह सीखा कि समान लंबाई के अगर हमने पतले और मोटे तार लिए तो पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। अर्थात R समानुपाती 1/A, R अनुक्रमानुपाती 1/A, या यूं कहें कि R व्युत्क्रमानुपाती है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के। तो हमने दो बातें सीख ली कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, R समानुपाती L, R अनुक्रमानुपाती L, और चालक का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल अर्थात मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है, R अनुक्रमानुपाती 1/A। तो हमने दो बातें यहां सीखी। हमने सीखा कि अगर एक तार लिया है और उस तार की लंबाई को दुगुना कर दिया तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, दुगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, प्रतिरोध उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। अनुक्रमानुपाती है लंबाई के। लंबाई बढ़ी चालक तार की, प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने समान लंबाई के तार ले लिए और एक पतला और एक मोटा है तो हमने देखा कि मोटे तार का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो हमने दो बातें सीख ली कि चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों हम तीसरी बात करते हैं। हम क्या करते हैं इस बार कि हम लंबाई एक जैसी रखते हैं और एक बार हम यूज करते हैं नाइक्रोम का तार और एक बार यूज करते हैं हम कॉपर का तार। तो नाइक्रोम के तार से तो हम एक बार रीडिंग ले चुके हैं, ये और ये ऊपर जो तीनों वायर है हमारे नाइक्रोम की है। पहली बार हमने यहाँ नाइक्रोम का तार यूज किया था L लंबाई का, दूसरी बार भी हमने नाइक्रोम का तार यूज किया L लंबाई का, अब की बार भी हम नाइक्रोम का तार यूज कर रहे हैं L लंबाई का। तो अगर हमने नाइक्रोम का तार यूज किया है तो अमीटर ने अपनी कुछ रीडिंग दी है, अर्थात परिपथ में कुछ विद्युत धारा बही है। अब हम बच्चों नाइक्रोम के तार को रिप्लेस कर देते हैं कॉपर के तार से। तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समान है, मतलब समान लंबाई के हैं, समान मोटाई के हैं। पहले हमने नाइक्रोम के तार से प्रयोग किया, अब हमने नाइक्रोम की जगह कॉपर का तार ले लिया। तो बच्चों कॉपर के तार को लेने में रीडिंग पहले से बढ़ गई, अर्थात धारा पहले की तुलना में ज्यादा हो गई। तो हम समझ गए कि तांबे के तार का प्रतिरोध उसी ज्यामिति के नाइक्रोम के तार के प्रतिरोध से कम है, क्योंकि रीडिंग बढ़ी यहां पे अमीटर की, मतलब प्रतिरोध क्या हो गया है, घट गया है। तो कॉपर वायर का प्रतिरोध कम होता है, ये हमने सीख लिया। तो हमने एक खास बात सीखी, वो ये सीखी कि एक जैसे ताप, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के अगर हम अलग अलग पदार्थों के तार ले लेते हैं, एक नाइक्रोम का एक कॉपर का, एक जैसे मोटाई एक जैसी, लंबाई एक जैसी, तब भी उन तारों का प्रतिरोध जो है वो अलग अलग होता है। अर्थात नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध अलग है और कॉपर के तार का प्रतिरोध अलग होता है। तो इसका मतलब हमने सीखा कि चालक के पदार्थ पर भी जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर बच्चों चौथी बात जो प्रतिरोध निर्भर करता है कि ताप अगर हम बढ़ा देते हैं, यहां अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो धात्विक चालकों का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। इस प्रकार चालक का प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। एक चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, R अनुक्रमानुपाती L। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को हम A से व्यक्त कर दें तो R समानुपाती 1/A कहें या R व्युत्क्रमानुपाती A। चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के तारों का प्रतिरोध अलग अलग है, चाहे वे ज्यामिति में एक जैसे हों, और ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। सम्मिलित रूप में अगर हम लें
तो R समानुपाती L था और R समानुपाती 1/A है, तो हम कह सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L/A या R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ रो एक नया कांस्टेंट आया है, इसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और बच्चों, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का अगर हम क्षेत्रफल ले लें तो उसके तार के प्रतिरोध को जो है हम उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध को जो है हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक ओम मीटर है। तो बच्चों, आज हमने प्रतिरोध की निर्भरता को सीखा और हमने सीखा कि प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। और हाँ बच्चों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रतिरोध आता कहाँ से है, तो मैं एक पल में इसको भी आपको बता देता हूँ। बच्चों, ये जो हमारा जो हम चालक तार लेते हैं बच्चों, उसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब हम इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होते हैं, त्वरित होने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी गति के दौरान मार्ग में आने वाले परमाणुओं, आयनों, धनायनों से टकराते रहते हैं। क्या कहा मैंने? एक चालक तार में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जब हम चालक के सिरों पर क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं किसी बैटरी वगैरह की मदद से, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं, त्वरित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी गति के दौरान अपने मार्ग में आने वाले जो परमाणु हैं या धनायन है उनसे टकराते रहते हैं। और ये जो टक्कर है वो इलेक्ट्रॉन के इस फ्री मूवमेंट का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस मूवमेंट का विरोध करती है, और इलेक्ट्रॉनों को इस विरोध का सामना करते हुए, इस बाधा को पार करते हुए एक निश्चित वेग से आगे बढ़ना होता है, जिसे हम अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये चालक द्वारा ये जो बाधा उत्पन्न की जा रही है, इस उत्पन्न बाधा को ही बच्चों रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और चालकों में जो विद्युत का प्रवाह होता है बच्चों, वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो है टक्कर लगती है धनायनों की, मार्ग में आने वाले परमाणुओं की, इस टक्कर के कारण उत्पन्न हुई बाधा ही उसका क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। और मोटे तौर पर हम कह देते हैं कि प्रतिरोध वह बाह्य कारक है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। धन्यवाद। क्लास 12th फिजिक्स और 10th साइंस में हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो 4 बातों पर निर्भर करता है। वो प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ 2 चालक हैं, तो जिसकी लंबाई ज़्यादा है, देखिए यहाँ इन दोनों में इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। और साथ ही उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखिए, अब ये इन दोनों में देखिए, तो ये मोटा तार है और ये पतला तार है, तो इस पतले तार का जो है पतले तार का जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हमने कहा कि लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा और पतले तार का प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ R समानुपाती L है, मतलब लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा है, और R समानुपाती 1/A है, R समानुपाती 1/A है। मतलब क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही प्रतिरोध 2 अन्य बातों पर भी निर्भर करता है कि ये जो पदार्थ है इनकी प्रकृति क्या है, और ताप पर भी ये निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और साथ ही नेचर कि वो कितनी जल्दी उसका इलेक्ट्रॉन्स का जो व्यवहार है या इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है वो किस ढंग से है, इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये R इज प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। दोनों को सम्मिलित कर लीजिए,
और अगर आप यहाँ समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम रो कह रहे हैं, तो R इजिकल टू रो इंटू एल अपान ए, और रो ही एक नियतांक है जिसे चालक का हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब एक्चुअली विशिष्ट प्रतिरोध शब्द की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए यहां हमें दिखाई दे रहा है कि ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। तो डेफिनेटली ये फिजिकल स्टेट अगर कम ज्यादा हुई तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से मटेरियल से रेजिस्टेंस ज्यादा निकलता है और कौन से मटेरियल से कम निकलता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को समान रखते हुए दोनों को हम समान कर लें। मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो फिर क्या करें कि लंबाई को इकाई कर लें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी इकाई कर लें, मतलब इन दोनों को एक एक कर दीजिए आप, तो फिर ये गणना से बाहर हो जाएंगे। जब ये गणना से बाहर हो जाएंगे तो फिर केवल दो चीज बचेगी, एक पदार्थ की प्रकृति और ताप। तो फिर हम दोनों मटेरियल में बता पाएंगे कि किसका रेजिस्टेंस कम है और किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि वो जो हम बताएंगे कि किसका रेजिस्टेंस कम और किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। और इसके क्रम में हम सारे पदार्थों को जमा पाएंगे, एक उनकी सीरीज बना पाएंगे कि किसका विशिष्ट प्रतिरोध कम है और किसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। ऐसे तो हम इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि फिर वो, अगर मान लीजिए आपने कोई दो तार लिए हैं और आपको पता है कि तार ए के मटेरियल का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बी के मटेरियल के विशिष्ट प्रतिरोध, या यूं कहें कि तार ए के जो ए का जो प्रतिरोध है मटेरियल जो उसका है उसके कारण उसका जो प्रतिरोध बनता है वो ज्यादा बनता है और बी का कम बनता है, लेकिन वहां उनकी लंबाई अगर आपने अलग अलग ले ली तो, या मोटाई आपने अलग अलग ले ली तो इसलिए इन दोनों फैक्टर्स को अभी आप इकाई करके अगर चलते हैं कि आप लंबाई को भी इकाई कर लें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी इकाई कर लें, तो फिर आप बहुत आसानी से पदार्थों के प्रतिरोधों को उनके विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में एक क्रम से जमा पाएंगे। तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन यही निकल के आएगी कि यदि लंबाई को आपने इकाई कर दिया और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी इकाई कर दिया तो फिर ये R इजिकल टू रो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया, तो फिर जो चालक का प्रतिरोध होगा उसे ही हम उसका क्या कह देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कह देंगे। तो यहां से डेफिनेशन आई कि यदि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये प्रतिरोध जो है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये केवल दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। तो बहुत आसान है ये भी बताना, क्योंकि देखिए प्रतिरोध चार बातों पर डिपेंड करता है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप। तो जब आप प्रतिरोध से विशिष्ट प्रतिरोध बनाने जा रहे हैं तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट को आप इकाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब केवल कितनी चीजें बची, दो, पदार्थ की प्रकृति और ताप। तो हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध दो बातों पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। और ये ध्यान रखिएगा ये उसी प्रकार डिपेंड करता है जिस प्रकार से रेजिस्टेंस करता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो चलिए अब यहां से देखिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के, है ना, लंबाई भी इकाई कर दीजिए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, मतलब मोटाई भी इकाई कर दें, तो फिर ये R इजिकल टू रो होता है। मतलब फिर प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध, या प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध को आप प्रतिरोध बोल सकते हैं यदि चालक की लंबाई इकाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो, इकाई हो। तो फिर ये अब यहां से अगर आप रो निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये R अपान L हो जाएगा। अगर आप ऐसा ही मात्रक लेना चाह रहे हैं तो देखिए R का जो प्रतिरोध है उसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ए एरिया है तो इसका मीटर स्क्वायर हो गया, और अपान L इसका मीटर हो गया, तो ये हो गया ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है, क्योंकि ये मीटर से मीटर का स्क्वायर एक बार कैंसिल होगा, एक मीटर बार, तो ओम मीटर हो जाएगा। तो यहां से निकाला आपने R का मान, रो का मान, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R अपान L हुआ। तो ये यहां से आपने रो का ऐसा ही मात्रक निकाला जो है ओम मीटर। अब इसका अगर विमी सूत्र लेना चाहें तो बहुत सिंपली आप क्या कर सकते हैं फिर कि ओम मीटर से ही चेक कर लीजिए, है ना, या फिर यहां फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए कि प्रतिरोध का विमेय सूत्र लिख दीजिए, फिर क्षेत्रफल का लिख दीजिए L स्क्वायर, और नीचे फिर लंबाई का लिख दीजिए L। L से L का स्क्वायर एक L बार कट जाएगा, ठीक है ना, उसमें R के विमेय सूत्र का गुणा कर दीजिए। या फिर यहां से देख लीजिए, ये ओम मीटर है तो यहां प्रतिरोध का और यहां लंबाई का, प्रतिरोध इंटू लंबाई हो जाएगी। अब प्रतिरोध के विमेय सूत्र भी जस्ट पिछले वीडियो में हमने बहुत रोचक तरीके से देखा है, तो आप उसको अवश्य देखिएगा। तो ये ओम मीटर से आप इसको लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध का विमेय सूत्र और लंबाई के विमेय सूत्र का आप गुणा कर दीजिए। तो प्रतिरोध का विमेय सूत्र है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 इंटू एल, तो ये आपका बन के आ जाएगा ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 2। तो इस प्रकार आप विशिष्ट प्रतिरोध को बता सकते हैं जो वास्तव में इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही होता है। धन्यवाद।
प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार करते हैं, किस तरह से हम प्रतिरोधक जोड़ें कि कभी हमें उनमें ज्यादा प्रतिरोध मिल जाए, कभी हमें उनमें कम प्रतिरोध मिले, कभी हमें बीच में कुछ प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा संयोजन होता है वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम से क्या होगा ये हम देखेंगे कि जब आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा। देखिए, उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि आप इस तरीके से आप प्रतिरोधक ले लीजिएगा। ये आपका एक हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, यहां पे ये तीसरा। तीन प्रतिरोधकों से बता देता हूं मैं, प्रतिरोधक बोलूं या मैं प्रतिरोध बोलूं, आप एक ही समझिएगा। और इसको यहां से इस तरीके से आप एक सेल से जोड़ दीजिएगा और यहां आप एक कुंजी लगा दीजिएगा, तो ये आपका बाह्य परिपथ पूरा हो जाएगा। ये आपकी बंद कुंजी हो जाएगी, तो इसको आप के कह दीजिएगा और यहां से बहने वाली धारा को आप आई बता दीजिएगा। ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका सेल हो गया, ये सेल आपका हो गया ई। ये एक पहला प्रतिरोधक हो गया ये R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R1 के सिरों पर विभवांतर V1 है, R2 के सिरों पर विभवांतर V2 है और R3 के सिरों पर विभवांतर V3। परिपथ में कितनी धारा बह रही है, I बह रही है। तो ये जो चित्र आपका बनेगा, ये बनेगा आपका प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम का चित्र। कैसे होगा देखिए, आपने तीन प्रतिरोधक लिए R1, R2 और R3, है ना। और क्या किया आपने, जैसे ये पहला वाला आपने लिया तो पहले वाले का जो दूसरा सिरा था उसको दूसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ना है, फिर दूसरे के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से जोड़ना है। जब ये जुड़ जाए तो फिर इनका संबंध जो है वो बाहरी परिपथ से हम कर देंगे। और बाहरी परिपथ में हमारे पास में कौन है, एक सेल है, एक कुंजी। अब जो परिपथ में बहने वाली धारा है, देखिए अब ये यहां चूंकि एक के बाद एक क्रम से जुड़े हैं तो परिपथ में बहने वाली धारा आपकी क्या हो गई, इस लाइन पर देखिए तो धारा आपकी एक समान रहेगी, है ना, क्योंकि एक ही रेखा में ये देखिए आप यहां पर बिल्कुल सीधे सीधे देखिए आप, तो ये धारा आपकी एक ही उस क्रम में है और ये आपकी आई बह रही है। लेकिन यहां अगर आप देखें तो ये इसमें एक के बाद एक अगर आप चलते जाएं तो यहां इस प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर अलग है, इसके सिरों पर विभवांतर अलग है और इसके सिरों पर विभवांतर अलग है। मतलब तीनों के सिरों पर विभवांतर क्या है, अलग अलग है। तो जब भी आपको कहा जाए कि आप प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो आपको क्या करना चाहिए, आप तीन प्रतिरोधक ले लीजिएगा R1, R2 और R3, है ना, और उनको एक के बाद एक जोड़ दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, जो पहला वाला आपने लिया है उसका जो एक सिरा लेकर आप लाइएगा इधर और लास्ट वाले का सिरा लेकर आइएगा इधर और उसको बाहरी परिपथ से जोड़ दीजिएगा। बाहरी परिपथ में आपके पास क्या रहेगा, सेल और कुंजी रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज में। अब इसमें क्या होगा, परिणामी प्रतिरोधक बढ़ेगा कि घटेगा, इसको हम देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, तीन प्रतिरोधक लिए R1, R2 और R3 और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो प्रोसेस है वो शॉर्टकट में आप लिख दीजिएगा कि इसमें पहले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे का संबंध दूसरे के पहले सिरे से कर देते हैं। और ऐसे आगे भी अगर आप मान लो 2, 3, 4 जितने भी जोड़ना चाहें उनको इसी तरीके से जोड़िएगा कि इसका जो दूसरे का जो दूसरा सिरा है उसका तीसरे के पहले सिरे से उसको कर देते हैं। और फिर ये यहाँ क्या है कि ये जो ये बाहरी परिपथ से इसका संबंध कर देते हैं। तो तीनों के कॉम्बिनेशन का संबंध किससे कर देते हैं, हम बाहरी परिपथ से कर देते हैं। तो ये आपका परिपथ अनुसार हम कहेंगे संयोजन को बाहरी परिपथ से जोड़ते हैं या बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। अब बाह्य परिपथ में कौन है, एक सेल है और एक कुंजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रतिरोधक R1 के सिरों पर क्या विभवांतर आया है, तो वो आया है V1। R2 के सिरों पर विभवांतर V2 है और R3 के सिरों पर विभवांतर V3। तो हमें एक एक करके इनको निकालना चाहिए। जैसे प्रतिरोधक R1 के सिरों पर विभवांतर, ठीक है। अब वो विभवांतर क्या होगा, उसका नाम क्या है, वो है V1, ठीक है। क्या है वो, V1 है। तो V1 देखिए, अब ओम्स लॉ लगाइए। तो क्या है ओम का नियम, आपको पता है ओम का नियम है V = IR।
तो यहां से आपका हो जाएगा ये IR1, क्योंकि इसके सिरों पर विभवांतर निकाल रहा है तो इसमें बहने वाली धारा, देखिए बहने वाली धारा तो R1 R2 R3 तीनों में आई है, तो यहां भी आई आएगा, यहां भी आई आएगा, यहां भी आई आएगा, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, तो ये हो जाएगा IR1। ऐसे ही अगर आप R2 के सिरों पर निकालेंगे तो R2 के सिरों पर विभवांतर, ये क्या बनेगा, V2 बराबर IR2। और तीसरी बार आप निकालेंगे प्रतिरोधक, ठीक है, R3 के सिरों पर विभवांतर, क्या बनेगा वो, V3 बराबर IR3, ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसके सिरों पर विभवांतर निकल गया, इसके सिरों पर विभवांतर निकल गया, इसके सिरों पर विभवांतर निकल गया। अगर आप कहेंगे कुल विभवांतर कितना हुआ, तो हम कहेंगे भैया जी कुल विभवांतर क्या हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि आप देखिए यहां V1 यहां V2 यहां V3, तो अगर पूरे तीनों प्रतिरोधक के सिरों पर अगर आप देखें तो यहां, या यूं कहें कि ये यहां से लेके यहां तक आपका कुल विभवांतर जो है आपका काउंट करें अगर अपन कुल विभवांतर, तो वो होगा क्या होगा, है ना, सर्किट के लिए बता रहे हैं ना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, तो ये कुल विभवांतर आप नोट करेंगे तो ये हो जाएगा कुल विभवांतर, क्योंकि तीनों प्रतिरोधक के सिरों पर अलग अलग है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप मान भर दीजिए, है ना, V1 का भी भरेंगे, V2 का भी और V3 का भी, तो ये समीकरण नंबर 1 2 और 3 से आपको क्या करना है, मान भरना है, तो भर दीजिए मान। V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 का IR1, V2 का IR2 और V3 का IR3, ठीक है। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, I कॉमन है, देखिए यहाँ पे तीनों जगह ले लीजिए, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू I, ब्रैकेट में हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम कहें कि संयोजन का जो परिणामी प्रतिरोध है या कुल प्रतिरोध जिसको हम कहेंगे कि रिजल्टेंट क्या है, परिणामी प्रतिरोध को अगर हम R मान लें संयोजन के, जैसे आपका कुल विभवांतर आपका क्या रहा V, ऐसे ऐसे आप कह रहे हैं कि कुल जो आप परिणामी जो प्रतिरोध, मतलब इन तीनों से मिलकर जो प्रतिरोध बनाया अगर वो R है, तो फिर यहां भी ओम्स लॉ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जब परिणामी प्रतिरोध R हो, यहां ले लेंगे इसको, परिणामी प्रतिरोध को R ले लेंगे, तो यदि परिणामी प्रतिरोध, अब तो उत्तर आने वाला है, कैपिटल R हो, तो ये परिणामी प्रतिरोध को कैपिटल R मान लीजिए। तो जब आप इसको कैपिटल R मान लेंगे तो फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आपने इसको जैसे कैपिटल R माना, तो मैं यहां बस एक लाइन की ओर दे रही है, तो यहां आपका आंसर आने वाला है, इसलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आप एक ही बार में आपके पास में ये स्क्रीन पर दिखाई देगा। V की जगह लिख दें आप IR, ये देखिए ओम्स लॉ से V की जगह आपने IR लिख दिया, और ये आपका ही I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, और आपका देखिए आप ध्यान से I से I आपका कैंसिल हो रहा है, तो आपका बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब श्रेणी क्रम में आपने क्या किया, ध्यान से फिर से एक बार चार्ट पर देख लीजिएगा कि अगर ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा है, इसका मतलब परिणामी प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 3 है और ये 5 है, तो 2 3 5 और 5 10 ओम हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको परिणामी प्रतिरोध बढ़ाना है तो आपको प्रतिरोधकों को कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और श्रेणी क्रम में आपको क्या करना पड़ेगा, तो श्रेणी क्रम में आप क्या करेंगे कि प्रतिरोधकों को लाइन से एक के बाद एक जोड़ेंगे। तो ये 1 2 3 आपने जोड़ के बताना है ना। तो हमने कहा R1 R2 R3 3 जोड़े हमने लाइन से एक के बाद एक, और उस पहले वाले का जो फर्स्ट सिरा है और लास्ट वाले का जो तीसरे वाले का जो आखिरी सिरा है उसको बाहरी परिपथ से जोड़ देंगे, तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम। बहुत सरल शब्दों में आप लिखिएगा एग्जाम के अंदर भी कि 3 जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोधक R1 R2 R3 इनके प्रतिरोध है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है एक के बाद एक जोड़ेंगे, और पहले वाले का पहला सिरा और तीसरे वाले का आखिरी सिरा हम जो है बाहरी परिपथ से जोड़ देंगे। बाहरी परिपथ का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ जो है आपका सेल और कुंजी, ठीक है। फिर आप कहना कि अब जो अलग अलग है ना वहां से शुरू करना। अलग अलग कौन है, विभवांतर अलग अलग है, तो विभवांतर से स्टार्ट करना कि भाई यहाँ विभवांतर R1 के सिरों पर V1 है,
R2 के सिरों पर विभवांतर V2 और R3 के सिरों पर V3 है। तो V से स्टार्ट करना, V इज इक्वल टू मतलब कुल विभवांतर जिसको आप कह रहे हैं वो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और ओम्स लॉ लगाना है, मतलब V1 V2 V3 के मान रखना। अगर आप पहले क्या करना है भूल भी जाए कि V1 V2 V3 हमें पहले निकालना था, भूल जाए तो ये मेन बात है इसकी, ये याद रखिएगा कि आपको इसके अंदर कुल विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? कुल विभवांतर, बस V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, अरे V1 V2 V3 नहीं निकाले तो ये वाली लाइन है, अब यहां नीचे लिख दीजिएगा कि R1 के सिरों पर विभवांतर V इज इक्वल टू I R1, R2 के सिरों पर V2 इज इक्वल टू I R2 और R3 के सिरों पर V3 इज इक्वल टू I R3। जब आप ऐसा लिख देंगे कॉमन ले लेंगे, अब आपको यहां फिर जरूरत पड़ेगी कि भाई परिणामी प्रतिरोध कितना है, तो उसको आप R मान लीजिएगा तो वो IR हो जाएगा, और R से आपका I से I कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम समूह जिसमें परिणामी प्रतिरोध बढ़ता है। अब हम लेंगे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूह, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब लेंगे हम प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपने यहां पर ये आपका एक प्रतिरोधक लेंगे यहां इस जगह, और ये आपने ले लिया एक वाला, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। एक उसके नीचे बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ये बना लिया आपने, एक और उसके नीचे बना लीजिए इस तरीके से। ये आपका समांतर क्रम संयोजन कब होगा? जब आप क्या करेंगे, इनको इस तरीके से, इसको एक पॉइंट से जोड़ देंगे यहां लाकर, इन तीनों को एक ही पॉइंट से जोड़ना आपको इस तरह, ये देखिए ये आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब स्केल से बना लीजिएगा, यहां भी आप ऐसे ही कीजिएगा, इनको एक ही पॉइंट से इस तरीके से जोड़ दीजिएगा, ये आपने जोड़ दिया। तो ये आपके समांतर क्रम का कॉम्बिनेशन तैयार होने लगा है, जिसमें आपने क्या किया, ये आपका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R1, इसका R2 और इसका R3 है ना, प्रतिरोधकों का प्रतिरोध, ठीक है। और सिंपली नॉर्मल भाषा में हम उसको प्रतिरोध भी बोल देते हैं, है ना। तो ये देखिए इसका ये जो प्रतिरोधक आपने जोड़े हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम का मतलब ये कि तीनों का जो पहला सिरा है, देखिए फर्स्ट वाला जो सिरा है तीनों का, देखिए ये यहां देखिए आप इसको, ये वाला जो इसका सिरा है, ये वाला है ना, इसका ये वाला और इसका ये वाला, आपने क्या किया, इनको एक ही पॉइंट से जोड़ दिया है। जैसे इन तीनों को यहाँ ए से जोड़ दिया है, और यहां तीनों को आपने किससे जोड़ दिया, बी से जोड़ दिया, इस तरीके से देखिए आप, है ना। अब क्या हुआ देखिए, इसके बाद में आपने क्या किया, इसका ए और बी का संबंध आपने बाहरी परिपथ से कर दिया। बाहरी परिपथ में मैंने आपको सिखा रखा क्या क्या होता है, कुंजी होती है और ये आपका सेल होता है, प्लस और ये माइनस। ये आपका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपका कहलाएगा प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो समांतर क्रम में आपने क्या किया, इस तरीके से आपने तीन प्रतिरोधक लिए, R1, R2 और R3 उनके रेजिस्टेंसेस या प्रतिरोध हैं, और उन तीनों का संबंध क्या किया आपने, उनके पहले सिरे का संबंध एक बिंदु से परिपथ में और दूसरे सिरे का संबंध एक दूसरे बिंदु से परिपथ में करके उन दोनों बिंदुओं के बीच आपने क्या करा, बाहरी परिपथ लगाया। मतलब आपने क्या लगाया, एक आपने सेल लगाया और सेल के साथ साथ आपने क्या लगाई, कुंजी लगाई। अब इससे आपको जो एडवांटेज मिला, जो फायदा मिला वो क्या है कि तीनों प्रतिरोधकों के सिरों पर जो विभवांतर है वो आपको एक जैसा मिल गया। मतलब क्योंकि वो जो ए और बी के बीच का जो विभवांतर है वही, देखो ये ए का संबंध इससे, ये यहां देखिए, ये यहां देखिए, सीधे सीधे डायरेक्ट, और बी का है देखिए, मतलब इनका जो शीर्ष है वो यहां जुड़ा है और जो इनकी पूंछ है, टेल है, वो यहां जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये आपका इनके तीनों के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो समान होगा, और वो विभवांतर सपोज, चलिए मैं ऐसे थोड़ा सा यहां लिख देता हूं इसको, इन तीनों के सिरों पर जो विभवांतर होगा, ये विभवांतर मैं यहां लिख देता हूं, इस विभवांतर को भी, ये आपका ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वही R1 के सिरों पर होगा, वही R2 के सिरों पर होगा, और वही R3 के सिरों पर होगा। और परिपथ में जो धारा बहेगी, है ना, जैसे मान लीजिए परिपथ में आपने यहां से I धारा बही, तो ये यहां आकर देखिए I तीनों प्रतिरोधकों में अलग अलग चली जाएगी। देखिए यहां से देखिए ये बटी, तो ये हो गया I1, R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3, ये इस तरीके से धारा है। I धारा के ही जो हिस्से हुए I1, I2 और I3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना चित्र बनाना। चलिए मैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख देता हूं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब जो बात हमने सीखी वो ये है कि तीन प्रतिरोधक R1, R2 और R3 लिए, हमने कौन से क्रम में जोड़ा, उनको समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे जोड़ा
कि तीनों का संबंध एक पॉइंट ए से कर दिया और तीनों के जो पहले सिरे उनका संबंध पॉइंट ए से कर दिया, दूसरे सिरे का संबंध पॉइंट बी से कर दिया। ठीक है, क्लियर है। और क्या किया हमने कहा कि ए और बी के बीच जो है बाहरी परिपथ जोड़ दिया। बाहरी परिपथ में कौन है? सेल है और कुंजी है, पहले भी यही था। ठीक है, अब यहां से आप एक बात जो देख रहे हैं वो ये है कि जो परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो यहां ए पर आकर 3 भागों में बटी है। मतलब ये आई जो है ए पर आकर 3 भागों में बटा, I1, I2 और I3। और किरचॉफ के नियम से हम जानते हैं कि ये जो आई है अगर ए पर आकर 3 भागों में बटा है, I1, I2 और I3, तो I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि आई से ही बने हैं तीनों, I1, I2, I3। ठीक है, और हमने कहा देखिए चूंकि तीनों प्रतिरोधकों का जो पहला सिरा है वो ए से जुड़ा है, दूसरा सिरा बी से जुड़ा है, मतलब जो ए और बी के बीच का विभवांतर है वही तीनों प्रतिरोधकों के सिरों पर होगा। तो ए और बी के बीच का विभवांतर क्या है? आपका वी है। तो इसके सिरों का विभवांतर, इसके सिरों का विभवांतर और इसके सिरों का विभवांतर फिक्स रहेगा, तो वो क्या रहेगा? वी रहेगा। तो अब यहां पे देखिए परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है? उसके 3 हिस्से हो गए। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर आप पिछले जैसे आप जो अगर श्रेणी क्रम वाले से देखते हैं तो पहले I1, I2, I3 के मान भी निकाल कर रख सकते थे कि प्रतिरोधक R1 में से बहने वाली धारा निकाल लो, फिर R2 में से, फिर R3 में से। और एक तरीका है कि पहले इसको लिख लो और उसके बाद में फिर आप अब निकाल लो, क्योंकि अब जरूरत पड़ रही है I1, I2, I3 की, तो अब निकाल लीजिए, है ना। तो यहां आपका जो प्रतिरोधक, कौन सा प्रतिरोधक? R1, है ना। R1 से बहने वाली धारा निकाल लो, R1 से बहने वाली धारा, और ये धारा आपकी हो जाएगी I1 का मान निकालो, फिर I2 निकाल लेना, फिर I3 निकाल ले। तो I1 निकालिए तो ओम्स लॉ से क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, ये ओम का नियम है चूंकि करके। तो यहां से अगर आप I निकालेंगे तो होगा V अपान R। अब यहां ध्यान से देखना, यहां आपको I1 निकालना है ना, तो I1 निकालना, ओके I1, तो I1 मतलब ये यहां, तो V तो V है, देखिए V तो इसमें बदल नहीं रहा है, यहां R की जगह हो गया R1। तो I1 का मान आ गया V अपान R1। देखिए I का मान होगा V बटे R, ओके। अब यहां देख लीजिए क्या है? V है, तो V है तीनों में, तो यहां V हो गया, R की जगह क्या हो गया? R1 हो गया, क्योंकि I1 जो है वो R1 में से बह रही है। अब ऐसे ही ये R1 से बहने वाली धारा हो गई। अब R2 से I2 का मान बोलो, V अपान R2। और तीसरा हो जाएगा आप, ये देखिए आपका, अब थर्ड बोलिए, R3 से I3 का मान V अपान R3। हो गया कि नहीं हो गया? I1, I2, I3 आप चाहते तो ये पहले निकाल लेते और बाद में लाइन लिख लेते। अगर आप पहले लिख लें बाद में निकाल लें तब भी कोई बात नहीं। अब आपको सिंपल ही क्या करना है, आपके पास तीनों आ गए, कौन कौन आ गए? I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया। अब आपको यहां पे रखना है, तो परिपथ में बहने वाली धारा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए क्या हुआ, रख दीजिए मान, ठीक है। तो इसमें आप मान रखेंगे, अतः थोड़ा सा लिखने की टेक्निक है, अतः वगैरह कुछ नहीं होता। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए I1 की जगह V बटे R1, I2 की जगह V बटे R2 और I3 की जगह V बटे R3। एक खास बात मैं आपको याद रखने के लिए सिखाता हूं कि जब आप समांतर क्रम में जाते हैं तो जो चीज कांस्टेंट है तीनों रेजिस्टेंस पर, वहां से शुरू करना। कांस्टेंट कौन है? जैसे मतलब आपको वहां से सोचना शुरू करना है कि ये कांस्टेंट V है, ओके। अब अलग अलग कौन है? तो अलग अलग कौन है? I अलग अलग है। तो बस स्टार्टिंग आपकी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से होगी। श्रेणी क्रम में क्या था? श्रेणी क्रम में I कांस्टेंट था, हो जाता आपने कहा I कांस्टेंट, ओके। और अलग अलग क्या था? अलग अलग था V। तो वहां स्टार्ट आपने किया था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो श्रेणी क्रम में आप शुरू करते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से, और समांतर क्रम में आपको शुरू करना है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से। जिसमें I1, I2, I3 अलग है उसमें केवल V है, और जिसमें V1, V2, V3 अलग है उसमें केवल I है। बस इतना ध्यान रखना, ओके। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन होता होगा, आप ले लीजिए, है ना। और ये I इज इक्वल टू हो गया, देखिए ये V कॉमन हो गया, यहां से बचा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये V लिखा है यहां पे और ये यहां लिखा I। अगर आप ऐसा मानते हैं कि परिणामी प्रतिरोध को आप R मान लीजिए, है ना, मतलब इन तीनों का जो मिलाकर जो प्रतिरोध है, कुल मिलाकर मिला जुला प्रतिरोध अगर आप कैपिटल R मानते हैं, तो यदि परिणामी प्रतिरोध, और बस ओम्स लॉ से अब I का मान भरना है, यदि परिणामी प्रतिरोध कैपिटल R हो तो यस,
तो आई की जगह क्या हो जाएगा, देखिए आई लिखेंगे, आई निकालेंगे तो होगा V बटे आर, ओम्स लॉ से। देखिए ये ओम्स लॉ है ना, क्या है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से। तो आई निकालेंगे तो होगा V अपान आर, तो आई की जगह लिख दीजिए आप V बटे आर, ये V बटे आर, ये भी है ही 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, V से V कैंसिल हो रहा, देखिए आप ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब यहां ध्यान से आप मजेदार बात देखेंगे कि अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे R1 R2 और R3 की, तो परिणामी प्रतिरोध जो अलग अलग प्रतिरोध हैं उनसे कम हो जाएगा। मतलब ये जो प्रतिरोधक तीनों लगे हैं, है ना, रेजिस्टर्स लगे हैं R1 R2 और R3, इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं, इनके जो प्रतिरोध हैं, उस प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों से भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब ये डाउन होना है, कहने का मतलब ये। तो इसमें वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। अच्छा, बीच की वैल्यू भी निकल सकती है, जैसे आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम में मिक्स कर देंगे तो बीच की वैल्यू। तो एक्चुअली प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा इसलिए जाता है कि आप परिणामी प्रतिरोध बढ़ा लें, परिणामी प्रतिरोध घटा लें, परिणामी प्रतिरोध बीच का कर लें। इन सब चीजों के लिए कभी श्रेणी क्रम में, कभी समांतर क्रम में, कभी मिक्स करके इनको प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। लेकिन एक खास बात जो आपको ध्यान रखना है वो मैंने सिखा दी कि कौन सी बात अलग है और कौन सी बात समान है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे श्रेणी क्रम में तो एक के पीछे एक जोड़ा, अब एक के पीछे एक लाइन से जोड़ेंगे तो आई समान रहेगा, वी अलग अलग रहेगा। तो वी जो अलग अलग रहेगा तो वी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से शुरू कर देना, और आई हमेशा आई लिखना, I1 I2 I3 नहीं लिखना है। लेकिन जब आप समांतर क्रम में आते हैं तो ऐसे जोड़ना है। जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे जोड़ने में आपको ध्यान रखना कि इन तीनों का संबंध 2 पॉइंट से कर दिया, ए और बी से। तो फिर ऐसे में ये V जो है ना, जो इन दोनों पॉइंट के बीच का V होगा वही इन तीनों के सिरों पर होगा, तो V सेम रहेगा। अब V सेम रहेगा तो अलग अलग कौन होगा, तो भैया जी यहां अगर करंट गया और 3 हिस्सों में घटा तो I अलग अलग हो गया, एक में I1 गया, एक में I2 गया, एक में I3 गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में रखना है यहां, और उसके बाद ओम्स लॉ लगाना, मत दैट्स ऑल। श्रेणी क्रम में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ओम्स लॉ, समांतर क्रम में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ओम्स लॉ। अपने आप उत्तर निकल कर आएगा। श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध बढ़ेगा, समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध घटेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।